पिछले भाग में आपने सुना कि किसान एंड्रेस ग्रोवर ने हत्या से कुछ दिन पहले अपने फार्म पर अजीब और डरावनी घटनाएं महसूस की थी। एक दिन उन्होंने देखा कि जंगल से घर की ओर पैरों के निशान आ रहे हैं, लेकिन वापसी कोई निशान नहीं है। घर की चाबी अचानक गायब हो गई थी और किसी अनजान व्यक्ति का समाचार पत्र उनके घर पर मिला। सबसे खौफनाक बात, अटारी से रहस्यमयी आवाजें आती थीं, जैसे कोई ऊपर छिपकर चल रहा हो। इन घटनाओं ने उस समय की नौकरानी को इतना डरा दिया कि उसने नौकरी छोड़ दी। इन डरावनी घटनाओं के बाद 31 मार्च 1922 की रात हिंटर कैफे फार्म पर एक एक करके 6 लोगों की क्रूरतम हत्या कर दी गई। इस भयानक कांड में मारे गए एंड्रियास ग्रूवर, परिवार के मुखिया, उनकी पत्नी सिसिलिया, बेटी विक्टोरिया, नातिन छोटी सिसिलिया, नाती जोसेफ और नौकरानी मारिया। इन सभी को खेतों में इस्तेमाल होने वाले औजार, किसी कुदाल जैसे हथियार से सिर पर कई बार वार कर मारा गया था। हत्या के 3 दिन बाद तक कोई हत्यारा उसी घर में रह रहा था। वो जानवरों को चारा दे रहा था, चिमनी से धुआं निकलता हुआ देखा गया और किचन से खाने की खुशबू आती रही। मानो वो इंसान इन मौतों से जरा भी नहीं डरा। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, इस पूरे परिवार में एक सदस्य इस हत्याकांड से गायब है। जरा सोचिए कौन? जी हाँ, विक्टोरिया का पति। अब सवाल उठता है, वो था कहाँ? क्या वो भी मारा गया था या फिर इस रहस्य की परछाइयों में छुपा हुआ था? स्वागत है आपका रोर एंड रसल स्टूडियोज में। मेरा नाम है मनीष यादव और आप सुन रहे हैं हिंटर कैफे पार्ट 2 द श्राइन। किसी भी जुर्म के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, उसकी जड़ें अक्सर समाज में छुपे उन पहलुओं में होती हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते या जिन्हें समाज मान्यता नहीं देता। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कभी कभी बेहद व्यक्तिगत वजहें मिलकर एक ऐसा तूफान बनाती हैं जो एक दिन किसी भयानक हकीकत का रूप ले लेती हैं। कार्ल गैब्रियल विक्टोरिया के पति थे। बताया जाता है कि दिसंबर 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान फ्रांस के अरास में एक गोले के हमले में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका शव कभी बरामद नहीं हुआ। हत्याओं के बाद लोग ये अनुमान लगाने लगे कि क्या वास्तव में उनकी मृत्यु हुई थी, पर ऐसा क्यों था? ऐसी अफवाहें थी कि विक्टोरिया ने अपने पति कार्ल गैब्रियल की अनुपस्थिति में बेटे जोसेफ को जन्म दिया और गांव में एक कानाफूसी होती रही कि उस बच्चे को पितृत्व को लेकर कई तरह की अटकल लगाई जा रही थी। कुछ पुराने अदालत के दस्तावेजों में इस परिवार के आंतरिक संबंधों को लेकर भी जिक्र था, जिनमें विक्टोरिया और उनके पिता एंड्रियास के बीच बेहद अनुचित व्यवहार की बात दर्ज थी। लेकिन इन बातों की सत्यता और गहराई पर आज भी संदेह बना हुआ है। वर्षों बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ, कुछ जर्मन युद्धबंदियों ने दावा किया कि सोवियत सेना में एक अधिकारी था जो जर्मन भाषा बोलता था और खुद को हिटलर का एक हत्याकांड का दोषी बताता था। इस दावे से एक नई परत खुली कि क्या वो अधिकारी वही कार्ल गैब्रियल था जिस सबने युद्ध में मरा हुआ समझ लिया था। कुछ चश्मदीदों ने कहा कि उन्होंने उसके युद्ध के बाद रूस जाने की योजना की चर्चा भी सुनी थी। हालांकि समय के साथ कई गवाहों ने अपने बयान बदल दिए, जिससे उनकी बातों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। पर शक की सुई अब भी वही घूम रही थी। अगर मान लिया जाए कि कार्ल गैब्रियल युद्ध से जिंदा लौट आया था, तो एक सवाल उठता है, क्या उसने जो देखा उस वक्त उसके भीतर घुट रहा दर्द, अपमान और बदले की आग, ये सब इतना प्रबल था कि उसके मन में पूरे परिवार को खत्म करने का जुनून पैदा हो गया? मानव मन बड़ा जटिल होता है। अक्सर टूटे हुए रिश्ते, सामाजिक तिरस्कार और अंदरूनी आक्रोश मिलकर इंसान को उस मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां वो सही और गलत की रेखा खो देता है। लेकिन इन सब सवालों के पक्के जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। सिर्फ अटकलें हैं, कहानियां हैं और वो खेत जहां ये सब हमेशा के लिए दफन हो गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक व्यक्ति था जिसका नाम लगातार चर्चा में बना रहा, लॉरेंस। हिंटर कैफे का पड़ोसी और संभवतः विक्टोरिया के संपर्क में रहा व्यक्ति। कहा जाता है कि 1918 में अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के कुछ समय बाद लॉरेंस विक्टोरिया के संपर्क में आया। उस दौर में यह भी चर्चा थी कि विक्टोरिया के बेटे जोसेफ के पितृत्व को लेकर कुछ सवाल उठाए गए। हत्या के बाद जब लॉरेंस अपने कुछ साथियों के साथ घर की ओर जांच के लिए पहुंचा, तो सभी दरवाजे अंदर से बंद मिले। उन्हें खलियान का गेट तोड़कर अंदर जाना पड़ा, जहां 4 लाशें मिली। एक दिल दहला देने वाला दृश्य। लेकिन इसके तुरंत बाद एक अजीब बात हुई। लॉरेंस ने मुख्य दरवाजे को एक चाबी से खोल दिया। ये वही चाबी हो सकती थी जो हत्याओं से कुछ दिन पहले गायब हो गई थी, या संभव है कि विक्टोरिया के संपर्क में होने की वजह से उसे चाबी पहले ही दी गई हो, जिसका घर वालों को मालूम ना हो। जब साथियों ने उससे पूछा कि वह अकेले घर के अंदर क्यों गया, जबकि स्पष्ट नहीं था कि हत्यारा अब भी वहां है या नहीं, तो उसने कहा कि वह अपने बेटे जोसेफ को ढूंढने गया था। लॉरेंस की कुछ गतिविधियां तब भी संदेहास्पद लगी, जैसे कि शवों को छूना और हिलाना। जिससे कि जांच प्रभावित हो सकती थी।
गांव के लोग वर्षों तक उसे संदेह की दृष्टि से देखते रहे, क्योंकि उसने ऐसी बातें कही जो केवल घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति ही जान सकता था। 1925 में एक स्थानीय शिक्षक ने उसे इंटर कैफे के खंडरों के पास घूमते देखा। पूछने पर उसने कहा कि अपराधी ने शवों को खलिहान में दफनाने की कोशिश की थी, लेकिन ठंडी और जमी हुई जमीन के कारण ऐसा कर नहीं पाया। यह कथन भी लोगों को अजीब लगा, क्योंकि उस समय की जमीन की स्थिति के बारे में जानकारी केवल उस इंसान को हो सकती थी जो वहां मौजूद रहा हो। हालांकि यह भी कहा गया कि स्थानीय होने के नाते वह केवल अनुमान भी लगा रहा हो सकता था। एक और अनुमान यह भी लगाया गया कि संभवतः विक्टोरिया द्वारा जोसेफ के पालन पोषण के लिए आर्थिक मदद मांगे जाने के बाद कोई गहरी प्रतिक्रिया लॉरेंस के मन में उत्पन्न हुई हो। इन सभी थ्योरीज के बावजूद लॉरेंस के खिलाफ कभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने अपने ऊपर लगाए गए कई आरोपों को लेकर मानहानि के कई केस जीते। 1941 में उसकी मृत्यु हो गई, और साथ ही हमेशा के लिए दब गए वो सारे उत्तर जो शायद हिंटर कैफे के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा सकते थे। और अब इस रहस्यमय हत्याकांड का वो पहलू जो आज भी कई विशेषज्ञों के दिमाग में सवाल पैदा करता है, एक नाम जो शायद जर्मनी से कहीं दूर अमेरिका की धरती से जुड़ा हो सकता है। लेखक बिल जेम्स ने अपनी प्रसिद्ध किताब द मैन फ्रॉम द ट्रेन में एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने इस हत्या का संबंध एक जर्मन प्रवासी से जोड़ा, पॉल म्यूलर। 1898 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक परिवार की हत्या में पॉल म्यूलर एकमात्र संदिग्ध था। बिल जेम्स ने वर्षों के शोध, समाचार अभिलेखों और तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि म्यूलर ने संभावित रूप से दर्जनों परिवारों की हत्याएं की, ठीक उसी पैटर्न पर जो हमें हिंटर कैफे में देखने को मिला। इन मामलों में कुछ गहरी समानताएं थीं। एकांत में बसे घरों में पूरा परिवार निशाना, हथियार के तौर पर गैंती या अन्य कृषि उपकरण का इस्तेमाल, शवों को एक जगह इकट्ठा कर ढक देना, और डकैती या चोरी कोई स्पष्ट मकसद नहीं। बिल जेम्स का मानना है कि जब अमेरिका में इस तरह की पारिवारिक हत्याओं का पैटर्न सामने आने लगा तो म्यूलर को खतरे का एहसास हुआ और वह अपने मूल देश जर्मनी लौट गया। क्या यह संभव है कि म्यूलर ने हिंटर कैफे के इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया हो? क्या वो ट्रेन से आया आदमी वास्तव में इस केस का सबसे गुमनाम लेकिन खतरनाक किरदार था? हम नहीं जानते। सभी पीड़ितों के सिर जिनका परीक्षण किया गया था उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए म्यूनिक भेजा गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवाई हमलों में वो लैब नष्ट हो गई, और साथ ही नष्ट हो गई वो खोपड़ियां, वो अंतिम कड़ी जो कभी इस रास्ते से पर्दा उठा सकती थी। अब तो न शव बचे न सबूत, सिर्फ कहानियां हैं। 2007 में जर्मन पुलिस अकादमी के छात्रों के एक समूह ने इस केस को एक शैक्षणिक परियोजना के तौर पर दोबारा खंगाला। उन्होंने आधुनिक जांच तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। सबूतों की कमी और समय के साथ धुंधली होती यादों ने केस को एक बार फिर से अंधेरे में धकेल दिया। उन खौफनाक यादों से पीछा छुड़ाने के लिए हिंटर कैफे फार्म को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। वो दीवारें, वो छत, वो खलिहान जिन्होंने उस रात की चीखों को सुना था, अब मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन उन 6 मासूम जिंदगियों को कभी भुलाया नहीं गया। उन्हीं की स्मृति में उस खेत पर एक श्राइन का निर्माण किया गया, जो आज भी निशब्द खड़ा है। हर बीते मुसाफिर को याद दिलाता है कि कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते और कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती। तो ये थी हिंटर कैफे की अधूरी कहानी, एक ऐसा रहस्य जो आज भी समय की गर्त में छुपा हुआ है। आपका क्या मानना है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? क्या यह सिर्फ हत्या थी या कोई गहरी साजिश? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। फिर मुलाकात होगी इतिहास की किसी सच्ची, रहस्यमयी और रोमांचक घटना के साथ। मैं हूं मनीष यादव और आप देख रहे थे रोर एंड रसल स्टूडियोज का क्राइम क्रॉनिकल्स। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम और भी ऐसी कहानियां आपके लिए ला सकें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।